अच्छा, कल जो हमने डिस्कस किया था वो था सर्टेन टाइम स्पेसिफिकेशंस पैरामीटर डिफाइन किए थे और उन अंडर पैरामीटर्स, डैम्प्ड। हाँ जी, अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए हमने कुछ पैरामीटर डिफाइन किए थे और उन पैरामीटर्स को डिफाइन किया था और साथ उसका फिर एक एग्जांपल सॉल्व की थी। अब मैं आपको शुरू में स्टार्ट में बताया था कि अगर ये सेकंड ऑर्डर जनरल सिस्टम हो, यानी ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस हो, तो उसका अगर आप इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करेंगे तो ये रिस्पांस आएगा, ठीक है। और इस सिस्टम के अगर आप पोल कंप्यूट करें, मैं ना अब नोट पैड भी अटैच करता हूँ ताकि ये वहाँ पर डिस्कस करूँ। नोट पैड की फाइल शो हो रही है आपको? जी यस सर। सर, हो रही है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का अगर जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिखे तो वो है जी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वेयर्ड और एस स्क्वेयर्ड प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर्ड। और अब इस पोलिनोमियल को, जो डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल है, इसके अगर रूट्स डिटर्मिन करें तो रूट्स इसके आते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सही है? जी सर। सर इसमें इनपुट नहीं होगी ना? अब देखें, अभी मैं सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इनपुट तो बेसिकली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बेशक होगी, वो ऐड होगी, लेकिन अभी सिस्टम के पोल्स की बात कर रहा हूँ, इनपुट के पोल की बात नहीं कर रहा मैं, या सिस्टम के पोल को ही कुछ डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक सर। अगर इसको इसी पोल को एस प्लेन में प्लॉट करें, इसका रियल कंपोनेंट है जीटा ओमेगा एन। लेट्स सपोज ये है रियल कंपोनेंट की वैल्यू, यहाँ पे आ गया आपके पास जीटा ओमेगा एन, ठीक है। और इमेजिनरी कंपोनेंट प्लस माइनस जे छोड़ दें, बाकी जो कंपोनेंट है वो, ये पूरा ही बेशक लिख दें, तो जे ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर्ड, ये प्लस के साथ, और ये विद सेम, यानी सेम एम्पलीट्यूड लेकिन माइनस साइन के साथ, विद माइनस साइन। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें अगर हम, और इनको रिलेट करें, तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेट्स सपोज ये, मैं इसमें रेडियल डिस्टेंस डिटरमिन करना चाह रहा हूँ। रेडियल डिस्टेंस मींस हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है। जी सर। एक सेकंड, मुझे एक मैसेज है, इसका रिप्लाई करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ये हाइपोटेनस जो है ये रेडियल डिस्टेंस है। अब अगर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के साथ अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो ये है वही परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू है, यस तो और बेस की वैल्यू है। आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप कंप्यूट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज को। ठीक है। हाँ जी, यानी अगर मैं कहूँ सिंपल टर्म में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर में बेस। बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाँ जी, प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यस। अब इस ट्रायंगल से अगर मैं बेस और उनकी इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखूं, बेस की वैल्यू देखिए वहाँ है जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जीटा ओमेगा एन बेस की वैल्यू। सर काइंडली स्क्रीन इस तरह करें कि वो डायग्राम भी नजर आए और ये फार्मूला भी नजर आए। अच्छा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, अब सही है। जी सर। तो बेस की वैल्यू ये वाली वैल्यू है वो लिखी है, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू जे ओमेगा एन। अब के जे परपेंडिकुलर इमेजिंग कंपोनेंट नहीं आता, उसके साथ आपने एम्पलीट्यूड की वैल्यू लेनी है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेना है, तो एम्पलीट्यूड इसका ओमेगा एन इंटू वन माइनस जीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये है इसका, ठीक है। और इस होल स्क्वायर ऑफ होल दिस थिंग। अब इसको अगर आप करें तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाएगा और जीटा स्क्वायर्ड ओमेगा एन स्क्वायर्ड आ जाएगा, और ये ओमेगा एन स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और ये ओमेगा एन स्क्वायर्ड अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा जीटा स्क्वायर्ड, सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर्ड, ठीक है। यस सर। ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा स्क्वायर लेने से, फिर ये लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर्ड वैल्यू को जी मल्टीप्लाई सर। करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा, हाँ जी। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो विच मीन्स हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओमेगा एन, या रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। दिस मीन्स कि ये रेडियल डिस्टेंस ओमेगा एन है। और अगर याद हो आपको, मैंने लास्ट डिस्कशन में, क्योंकि उस वक्त ये डिस्कस नहीं किया था, हमने वहाँ पे सिंप्लीफाइड बात कर रहे थे कि जब मैं वहाँ पे ये कहता था कि जब रियल कंपोनेंट ज़ीरो हो तो जो वर्टिकल एक्सिस की एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा एन है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। पहले मैं उसको सिंप्लीफाइड डिफाइन किया हुआ था, लेकिन अब उसको मोर अगर डिटेल में डिफाइन करें तो ये जो पोल था, इस पोल का रेडियल डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एन होता है। अब अगर रियल कंपोनेंट जीरो होगा तो ओमेगा एन रेडियल डिस्टेंस यही होगा जो वर्टिकल परपेंडिकुलर एक्सिस की वैल्यू होगी, और अगर वो कॉम्प्लेक्स पोल होगा तो उस केस में रेडियल डिस्टेंस ओमेगा एन होगा, ठीक है।
सर नहीं समझ आई। रेडियल डिस्टेंस की वैल्यू ओमेगा एन आई कि नहीं आई? जी सर ओमेगा एन आ गई। तो यानी कॉम्प्लेक्स पोल में जो रेडियल डिस्टेंस यानी ये वाले डिस्टेंस होगा, इसको हम या हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अगर रियल कंपोनेंट जीरो हो, यानी ये वाला रियल कंपोनेंट, ये पोल कॉम्प्लेक्स पोल का रियल कंपोनेंट जीरो मीन कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा उस वक्त। ठीक सर है। वो सारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी सर। हाँ जी, सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है। तो इस रेडियल डिस्टेंस को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये जो इस रेडियल कंपोनेंट का जो इमेजिनरी पार्ट है, या इस पोल का जो इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यानी इसको हम एक और नाम दे देते हैं ओमेगा डी। यानी ये जो पार्ट है, यानी इस सारे पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, इसको हम कह देते हैं ओमेगा डी। और ये बेसिकली ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा डी इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं इसको। सर मतलब इसका रियल पार्ट जो होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और इमेजिनरी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी। नहीं 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 नहीं, रियल पार्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। मैंने ये कब कहा है रियल पार्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी? मैं कह रहा हूँ रेडियल डिस्टेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो रेडियल डिस्टेंस नहीं है, रेडियल क्यों कहते हैं? रेडियस की तरह, यानी सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ अगर सर्कल हो तो जो डिस्टेंस होता है उसकी सर्कमफ्रेंस तक, सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो वहाँ से ये टर्म थ्रोन है कि रेडियल डिस्टेंस, कि रेडियली कितना डिस्टेंस है, यानी उसका रेडियस कितना है। उसी तरह इसको हम कह देते हैं कि रेडियल डिस्टेंस। तो सेंटर से लेके इस पोल का जो रेडियल डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जो इस पोल का वर्टिकल कंपोनेंट है या इमेजिनरी कंपोनेंट है, उसको हम कह देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। और जो ये रियल कंपोनेंट है, इसको हम नाम दे देते हैं माइनस, क्योंकि साइन है इसके माइनस, और सिग्मा डी। ठीक है। डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एक बार फिर बताइएगा। जो रियल पार्ट है ना इस पोल का, माइनस जीटा ओमेगा एन, इसको हम फर्दर एक वेरिएबल असाइन करके सिंप्लीफाई कर देते हैं और वेरिएबल सिग्मा डी असाइन कर दिया। सिग्मा डी इज एक्चुअली, हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या कहेंगे? डैम्प्ड, मैं लिख देता हूँ चलिए एक सेकंड। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। और इसको हम कहते हैं डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ठीक है। वो कोई यस नो कर दिया करे यार, मुझे यस पता लगे सर, आप। यस सर, यस सर। यस सर। इस तरह नहीं मैंने कहा। कासिम बोला यस सर, यस सर। यस सर। मैं इस तरह नहीं कहा कि आप मतलब मैनर्स को बुलाए ताक रखते हुए बात करें। माइनस नहीं, यस सर से मुराद ये कि जी, क्लास को भी और बोलते ही नहीं है सर।
यस नहीं वो बात ठीक है, चलो मैं अभी पूछ लेता हूँ, ये 16 रोल नंबर आप लेट क्यों आए हैं? सर वो 5 मिनट लेट हो गया था, वो ना वेट करते करते आँख लग गई थी 5 मिनट पहले। किसका वेट कर पता रहे नहीं, थे? क्लास का ज्वाइन करने के कितना लिए। कितने पहले किलो वेट हुआ है? पहले मैं 15 मिनट पहले वेट करना पड़ता है, तो इसलिए। क्या मैं बात अभी कर रहा था, पता है कोई? जी सर। क्या? सर ये भी आपने हाइपोटेन्यूस से फाइंड किया है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आया बाहर। मैं मुझे अपना रेडियल डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स पोल का रेडियल डिस्टेंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सर क्या बोलिएगा, हिंदी में आवाज नहीं आ रही। रेडियल डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल जी, रिप्रेजेंट्स वो व्हाट? रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रेडियल डिस्टेंस रेडियस को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं कह रहा हूँ रेडियल डिस्टेंस किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, या किस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो? सर वो ग्राफ देखना पड़ेगा। अभी नजर नहीं आ रहा ग्राफ आपको? ये नीचे सर फ्रीक्वेंसी को, कौन सी फ्रीक्वेंसी? डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक। 31 रोल नंबर आप बताएं। यस सर। क्या पूछा मैंने अभी? सर उसका कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स की बात नहीं मैंने की, मैंने पूछा रेडियल डिस्टेंस किस रेडियल क्वांटिटी को, डिस्टेंस। हाँ नहीं, यस किसको सर। रिप्रेजेंट करता डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। है? रोल रेडियल नंबर, रोल नंबर किससे पूछूं? रोल नंबर 3, आज बड़े दिनों बाद आए हैं, इनसे पूछते हैं। 1881, क्या नाम है आपका? 188132-0003। अब मुझे नाम नहीं पता, इतना मुश्किल नाम बोलना पड़ा मुझे। सर मोहम्मद शुएब। शुएब, आप बताएं शुएब, क्या मैं क्या बात कर रहा था? अब सर माइक ये म्यूट क्यों कर दिया? रेडियल जो आप बात कर रहे थे ना, उसकी नहीं, उसका नहीं मालूम, लेकिन जो आपने वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना, वो उस किसका पता है कि जो आपने डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी बयान किया, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। 12 रोल नंबर आप बताएं। सर ओमेगा एन को क्या चीज़ है मैं कहें? रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस है, रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा एन को। अब ओमेगा एन को क्या नाम दूंगा? डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। 10 रोल नंबर। यस सर। मैं कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरी मदद करेंगे? क्या इसका जवाब है? यस सर, आपने पूछा मैग्रेन क्या है सर? हाँ जी, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। 08। यस सर। कुछ आप अपनी मुदब्बराना राय का इजहार करें इसमें, इस मामले में। सर ये ओमेगा है हमारे पास है, ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। वेरी गुड, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। यस सर। जो मैं लिख दूं वो आपको नजर आ रहा है? इसके अलावा ये आपकी प्रेजेंस है, कितने आप प्रेजेंट हैं इसमें? चलें, या तैयार रहिएगा, बस इतना कह रहा हूँ। सर जी, जी जी। सर ये जो आपने रियल कंपोनेंट को माइनस सिग्मा डी जो रिप्रेजेंट किया, ये वैसे ही क्यों किया है? वैसे से क्या मुराद है? मतलब कि माइनस सिग्मा डी क्यों रिप्रेजेंट किया है उसको, अगर हम उसको उसी तरह लिख लेते हैं? बेशक लिखा रहने दे, मैं मना नहीं कर रहा, उसको एक और नाम दे दिया, लिखा तो इसको भी रखा जा सकता है इस तरह ही, लिखा तो इसको भी इस तरह हाँ लिखा जी। जा सकता है, लेकिन
इस सारी क्वांटिटी को एक नाम देना था, एक इसलिए एक नया वेरिएबल और टर्म डिफाइन किया है, यानी ओमेगा एन टाइम विद स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज कॉल्ड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इस प्रोडक्ट को हमने एक नया नाम देना था, इसलिए वेरिएबल नया असाइन कर दिया इसको। इन सेम सेंस अगर रियल पोल होता था नॉर्मली तो हम उसको कहते थे एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब वो जीटा ओमेगा एन है मल्टीप्लाई यानी ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं सिग्मा डी डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। सही है, ठीक है सर। सिंपल एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी नहीं कहा मैंने अब। जी सर, जी ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा, तो इसका कोसाइन डिटरमिन करें, कॉस एंगल कॉस थीटा डिटरमिन करें। बेस ओवर ये हाइपोटेन्यूज। देख, हाँ जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कोसाइन। जी सर, क्या यहाँ पे फिर टेन यूज करना पड़ेगा ना? नहीं, कोसाइन ही यूज करें। तो यानी हाइपोटेन्यूज और इस बेस की रेशियो होगी, सही है ना? जे ओमेगा टी ओवर ओमेगा एन। हाँ जी, जीटा ओमेगा एन ओवर ओमेगा एन, यही है। जी सर। अब ये ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो आगे बस जो नई चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है वो ये है कि जीटा कोसाइन जीटा इज आल्सो इक्वलेंट टू दी कोसाइन थीटा। सर एक दफा डायग्राम दिखाइएगा। बेस और आपने हाइपोटेन्यूज करना है ना? इसकी बेस तो जे ओमेगा डी नहीं है। सर नेगेटिव साइन नहीं आएगा? नहीं, बेस बेस नहीं जीटा नहीं, ओमेगा बेस एन तो है, ये जीटा ओमेगा एन है, ये वाली है ना ट्रायंगल। सर ये फिर जीटा आ गया। सर आपने मतलब नीचे वाली ट्रायंगल ली है, सही है। नहीं, ट्रायंगल नीचे वाली क्या मतलब है ही ट्रायंगल, ये आप इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सर इसमें दो ट्रायंगल, ठीक है ठीक हाँ है वो सर। ठीक है, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। और थीटा जहाँ पे लिखा उसी का तो लिखना है, ऊपर तो मैं थीटा लिखा ही नहीं ना, इसलिए वो रेलिवेंट नहीं है ऊपर अगर ट्रायंगल जो आप समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो यानी जीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा है, यानी पोल का रियल एक्सिस से जो अगर आप पोल की एंगुलर पोजीशन लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा जीटा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ इन दो जो ऑब्जर्वेशंस हैं इससे हम फर्दर कुछ कंक्लूड करेंगे। अब अगर आपको याद हो, कल मैंने पीक टाइम का फार्मूला आपको एक ड्राइव्ड फार्मूला बताया था, कि ड्राइव नहीं किया था, जो ऑलरेडी ड्राइव्ड था हमने उसको एज इट इज मैं लिख दिया था। वो था पाई ओवर ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जीटा स्क्वायर। यही था ना, आपने कल यूज भी किया एग्जाम्पल में। अब इसको हमने नई टर्म डिफाइन कर दिया है विच इज ओमेगा डी, दैट मीन्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ जो क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि जो आपका पीक टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ओमेगा डी, यानी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका पीक टाइम। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना पीक टाइम कम होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना पीक टाइम ज़्यादा होगा। ठीक? यस सर। यस सर। इसको अगर डायग्राम से शो कर दें तो। मैं वो करता हूँ डिस्कशन, वो सारी अब वहाँ पे भी जाया करूँगा, जस्ट फॉर द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। मैं वो उसको यानी इन फिगर्स में या वर्ड्स में एक्सप्लेन करने से पहले
मैथमेटिकली जस्टिफाई कर लूँ, फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको फिगर ही दिखाता हूँ। इन सिमिलर वे जो हमने सेटलिंग टाइम का फॉर्मुलेशन मैं आपको कल बताई थी, वो थी 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। अब बिकॉज इसको हमने नया नाम दे दिया है, ठीक है, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम अब इस तरह भी लिख सकते हैं। दिस आल्सो शोज के सेटलिंग टाइम is inversely proportional to the sigma d, which means damped exponential frequency के inversely proportional है settling time। ये अगर आपको दो चीज़ नज़र आ गई, मैं ना वापस जा रहा हूँ नोटपैड से स्लाइड्स पे। ये तो वही जो बात मैं पहले ड्रा करके आपको बताई थी और जो डिस्कशन थी, वो सारी चीज़ें वही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये जो बात अभी आपको बताइए, अब इस फिगर को देखें। इस फिगर में अगर आप लेट्स सपोज ये ले लेते हैं वैल्यू ऑफ ओमेगा डी, ये ओमेगा डी 1 है, ये दूसरी वैल्यू ले लें ओमेगा डी 2, ठीक है जी सर। तो इसका अगर आप पीक टाइम लेंगे वो TP1 लेट्स सपोज, और इसका पीक टाइम TP2 होगा, ठीक है, और इसका पीक टाइम जी 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 सर, ये वाला पीक टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा, या ऊपर वाले का कम होगा, या इन दोनों में से किसका पीक टाइम कम होगा? मैं 1 मिनट पूछता हूँ, मुझे काइंडली वो बताइए। 06 रोल नंबर आप बताइएगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। मैंने दो लोकेशंस को पॉइंट आउट किया है, दो डिफरेंट ओमेगा डीज की वैल्यूज को पॉइंट आउट किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ इन दोनों में से किसका पीक टाइम ज्यादा होगा और किसका कम होगा? सर पीक टाइम फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। क्यों? सर ये तो पता है पीक टाइम फर्स्ट वाले का ज्यादा, लेकिन ये क्या वजह हुई? ये क्या वजह हुई? ये तो कोई बात ना हुई ना, आप अंदाजे लगा रहे हैं। ये अंदाजा नहीं सर, मुझे पता था। अजम्पशन और लॉजिक में डिफरेंस यही होती है। अगर आपकी आर्गुमेंट सही है तो फिर आप यू शुड हैव सम लॉजिक, और अगर लॉजिक नहीं है तो फिर अजम्पशन है आपकी, जस्ट आप जो ज़हन में आया जो बात है वैसे कह दी। अब मुझे कोई और 14 रोल नंबर। सर फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन अभी मैं बता के आपको यार आ रहा हूँ कि आपने भी फार्मूला भी लिखा था। हाँ जी वही मैं बता के आ रहा हूँ, मैं पहले ड्राइव किया उसको, वही तो एक्सप्लेन करके आया था कि पीक टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अगर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, इन दैट केस पीक टाइम क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पीक टाइम क्या होगा जी? कम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पीक टाइम ज़्यादा होगा। ये बात तो ठीक है ना? अब ये जो लाइंस प्लॉट की हुई हैं, ये कांस्टेंट ओमेगा डी की लाइन है। इस लाइन के ऊपर ओमेगा डी चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा हमेशा, और इस पे भी हमेशा ओमेगा डी 1 ही रहेगा। तो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एस प्लेन में एट हॉरिजॉन्टल लाइंस आपका पीक टाइम कांस्टेंट रहता है। ये मेरी बात समझ आई है? सर इसकी नहीं समझ आई। अभी तो हमने कहा था कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो मैं फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा था। अब ये ओमेगा डी की वैल्यू है। मेरी बात सुन ले, मैं रिपीट करता हूँ काइंडली, मैं कंप्लीट करने दे, फिर मैं आप दोबारा आपके साथ आता हूँ वापस, जो आपने क्वेश्चन आंसर करता हूँ। ये ओमेगा डी की वैल्यू है, लेट्स सपोज मैं इसको लिखा रहने देता हूँ ओमेगा डी 1 और ये ओमेगा डी 2।
along this horizontal line ओमेगा डी की वैल्यू चेंज होगी? नो सर, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। नहीं होगी, नहीं, क्यों नहीं चेंज होगी? फिक्स कर दिया ओमेगा ना डी हमने। में हाँ जी, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी along horizontal लाइन वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। ये मैं सही कह रहा हूँ ना? ऐसे ही तो अगर ओमेगा डी, यानी जहाँ पे मैंने रेड पॉइंट आउट किया, यहाँ पे TP1 है, लेट्स सपोज इसका टाइम पीरियड पीक टाइम ये है, तो along दिस लाइन भी तो ये हमेशा TP1 ही रहेगा ना? जी सर। वो तो चेंज नहीं हो सकता। along दिस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। पहले मैं फ्रिक्वेंसी और TP की रिलेशनशिप की बात कर रहा था, अब उसको फर्दर एक्सपेंड कर रहा हूँ डिस्कशन को कि along हॉरिजॉन्टल लाइन, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के along पीक टाइम कांस्टेंट रहता है। वो सर, जी सर ठीक। नो सर किस तरह और जी सर किस तरह? नहीं एक मैं मिनट रुको। सर जी सर ठीक। नहीं नहीं जी नहीं, जी गलत कह गया मैं, जानबूझ के गलत कह के भी वापस आता हूँ। मुझे रोल नंबर पहले कोई बताए कौन सा। मैं इसमें सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ 33 रोल नंबर। मैं चेक ये भी करता जा रहा हूँ आप लोगों को कितनी समझ आ रही हो, कितना जाग रहे हैं। 33 जी सर। ठीक ठाक हैं आप? जी ठीक ठाक। मैं 33 से पूछा है, ये 36 जवाब दे रहे हैं मुझे। सॉरी सर, मैं सोचा नहीं 36 नहीं, बोला। आप ही बता दें, चलो आप ही आ गए माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। आप ही बता दें कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे पीक टाइम की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं नो होगी? सर, कांस्टेंट रहेगी। अभी आपने तो फ्रीक्वेंसी मैं कह कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं गलत भी कह सकता हूँ ना। मैंने कह दिया तो मतलब कि कोई हदीस हो गई है, मैंने कह दिया। मैं गलत भी कह सकता हूँ। नजर भी आ रहा है इधर से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है हमारे पास। दोनों इस लाइन पे, ये जो लाइन है जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इन जितने पॉइंट्स हैं इन पे ओमेगा डी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आप इधर जाते जा रहे हो, ओमेगा डी की वैल्यू चेंज हो रही है। सर अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग देखें तो ये कांस्टेंट है, अगर वर्टिकल एंगल के साथ देखेंगे तो फिर चेंज होती है। सारे यही कहते हैं कि कोई और कोई किसी का और ओपिनियन है? ये गलत कह रहे हैं सारे। सर पीक टाइम जो डिपेंड करता है वो डैम्प फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो हॉरिजॉन्टल के क्रॉस जो डैम्प फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए जो पीक टाइम है वो सेम ही रहेगा। एक मिनट तलहा, एक बात बता दो। डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी कहेंगे ना, दिस इज आई मीन अनक्लियर टर्म। डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी है, डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी है, और डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रिक्वेंसी भी है। तो पूरा वर्ड बोलें, किस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं? डैम्प्ड की, एक्सपोनेंशियल फ्रिक्वेंसी की, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं आप? नो सर, तो किसकी बात कर रहे हैं? डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा वो कांस्टेंट है, चलो ठीक है यार, अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता, मेरे ख्याल में शायद आपको समझाई गई है। तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? पीक टाइम कांस्टेंट रहेगा पीक अलॉन्ग टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ जी। और इसी तरह अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ओमेगा सिग्मा D1 और सिग्मा D2, तो डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी और सेटलिंग टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेटलिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। तो किसका सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा? रोल नंबर जो मेरे सामने आ गए 27, आप बताएं। यस सर। 27। मैं एक क्वेश्चन पूछा है कि सिग्मा D1 और सिग्मा D2 में से किसका सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा और किसका सेटिंग टाइम कम होगा?
मेरी बात समझ आई है आपको? यस सर, सेटिंग टाइम बताना है। बिल्कुल। और दो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल डैम्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसीज हैं। नहीं पता? नहीं, इसका नहीं पता। रोल नंबर 18 नहीं, बल्कि सॉरी 18 चलो आप ही बता दें, बस आ गया सामने। सर मेरे से पूछा आपने? जी जी। सर सिग्मा D1 का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका जिसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है दोनों, तो जिसका सेकंड टाइम कम होगा तो उसका सिग्मा D1 ग्रेटर होगा। तो किसका सेकंड टाइम ज़्यादा होगा? फर्स्ट का, सिग्मा D1 का। हाँ जी, उसकी एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी डैम्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी लेस है, इसलिए उसका सिग्मा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो जो सर जी जी बोले। सर फिर ये लॉन्ग वर्टिकल कांस्टेंट होगा इसका सेटलिंग टाइम? हाँ जी, वो बिल्कुल वही तो अभी उधर जाने लगा हूँ, वही बात करने लगा हूँ। पहले बेसिक बात सर एक करके और उस पे बात जाएंगे। है हाँ जी। सर, अगर ये नेगेटिव साइड पे हो तो कहाँ नेगेटिव साइड? ये नीचे नहीं, एक्स का इसकी बात अगर कर रहे हैं? जो है ना नेगेटिव साइड हो तो एस की नेगेटिव साइड ही, ये एस की नेगेटिव साइड पे ही बात कर रहे हैं सारी, इधर तो बात नहीं मैंने की, ठीक ये है बात सर। ही कर रहे हैं ना आप। अभी ना इस राइट प्लेन को या राइट साइड ऑफ एस प्लेन को डिस्कस नहीं मैं किया, वो मैं बात में करूंगा, क्यों नहीं इसको कर रहा। अभी बस जो कह रहा हूँ उतना ही रखें जहन में, बाकी बात बाद में करूंगा। तो अलोंग सर वो वर्टिकल डिफरेंस आ जाएगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इधर कंट्रोल हो ही नहीं सकता इस रीजन में। वो क्यों? वो उसका दिल नहीं करता। और आसान लफ्जों में क्या कहूँ आप, ठीक है। यार होल्ड सर कर, वेट करें, मैं आपको बता के जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, फिक्र ना करें। भाई एक बात बता रहे हैं, हाँ जी पूछें। सिग्मा D1 अगर ये नेगेटिव साइड पे है तो सिग्मा D2 का सेटलिंग टाइम ज़्यादा नहीं होगा? सिग्मा D2 का सेटलिंग टाइम ज्यादा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर अभी कह रहे थे सिग्मा D1 का सेकंड टाइम ज्यादा यार होगा। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा था, ये रोल नंबर 18 ने कहा है, मैं तो उनकी बात मान ली थी उस वक्त। अब आप लोग कह रहे नहीं, गलत कह रही है, वो गलत कह रही होंगी। जी सर, आप पढ़ाएं। अब मैं सही आप सही कह रहे हैं, सिग्मा डी किसका ज्यादा होगा हमजा? सिग्मा डी तो लिखा हुआ सामने है। सेकंड टाइम किसका ज्यादा होगा, सिग्मा हमजा? D2 का। हाँ जी, सेकंड टाइम ज्यादा होगा। रोल नंबर कोई और बंदा मुझे नजर आए जिनसे मैं पहले नहीं पूछा, 01 आप बताएं। सर मैं आपसे इसकी रीजन पूछने लगी थी अभी कि कैसे ज्यादा होगा। मैं तो नहीं कहा, पहले मैं जो 18 ने कहा मैं उनके साथ भी उनकी बात भी मान ली थी। अब हमजा ने कहा तो मैं उसकी भी बात मान लिया, अब फैसला आप करें। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, नहीं इसीलिए पूछा कि कैसे ज्यादा होगा, मुझे दोनों की समझ नहीं आ रही। यानी 18 की समझ भी नहीं आई और 11 की भी समझ नहीं आई। ये नहीं, दो मुझे नई डिफरेंट रिलेशन लोग। की समझ नहीं आई कि किस तरह से सेटलिंग टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं D1 और D2 को। हाँ, अच्छा देखिए, मैं आपको इससे पहले बता के आया था कि सेटलिंग टाइम का फार्मूलेशन लिखी थी और बताया था कि सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 आवर सिग्मा डी। फार्मूला उसका Yes, था सेटलिंग टाइम 4 आवर सिग्मा डी। सिग्मा डी ओमेगा एन में। विच हाँ, नहीं ओमेगा एन नहीं, वो जीटा ओमेगा ओमेगा एन था, जिसको हमने जीटा ओमेगा एन के मल्टीपल को नया नाम दे दिया था सिग्मा डी। तो 4 आवर सिग्मा डी सेटलिंग टाइम का फार्मूला था। वहाँ से मैं एक फर्दर चीज़ उससे एक और फर्दर चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट की थी कि सेटलिंग टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सिग्मा डी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है उनकी, 4 आवर सिग्मा डी है।
सही है ना? यस सर। जी सर। तो दिस मीन्स कि सिग्मा डी की वैल्यू और सेटलिंग टाइम की इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। यानी दिस मीन्स कि अगर सिग्मा डी की वैल्यू ग्रेटर होगी तो सेटलिंग टाइम कम होगा, और अगर सिग्मा डी की वैल्यू कम होगी तो सेटलिंग टाइम ज़्यादा होगा। ये मैं खुद कह के पहले आया था। आगे आके जब मैंने आप लोगों से पूछना शुरू किया तो उन्होंने पहले मुझे सही कहा था, तो मैं इसलिए उनकी बात मान गया। लेकिन जब बाद में दूसरों ने कहा कि नहीं वो उस तरह नहीं, तो मैं चलो ठीक है आपकी बात सही है, इसी तरह डिस्कशन चले, आप लोग खुद ही इसको फैसला करें क्या सही है क्या गलत है। आप समझ आ गई है? यस सर। हाँ जी हमजा, आपने गलत साइड पे गए थे। सर मेरा मतलब गलत है। तो किस तरह सही है? सर जब हमजा सिग्मा ठीक डी, कह रहा था शायद। हमजा गलत कह रहा था, सिग्मा डी की वैल्यू ग्रेटर है। एम्पलीट्यूड देखें, सर सिग्मा डी नेगेटिव की साइड वैल्यू पे जा ग्रेटर रहे है। हैं ना हम। यार नेगेटिव साइड नहीं देखी जाती जब आप देख रहे हैं ना एम्पलीट्यूड। सेटलिंग टाइम का फार्मूला जो था, मैं दोबारा यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, टी एस इज इक्वल टू 4 ओवर सिग्मा डी। ये एम्पलीट्यूड है ना कि नेगेटिव साइन। जब आप एम्पलीट्यूड लेंगे, वो इधर एम्पलीट्यूड हो या इधर एम्पलीट्यूड हो, एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहता है, आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। सही है? ठीक है। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज किया करें जब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, तो इट डजंट मीन के साइन। एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू, आई मीन विदाउट एनी साइन। तो सिग्मा डी की वैल्यू 2 की वैल्यू ग्रेटर है और इसकी लेस है। दैट्स वाई कि इसका वैल्यू लेस है तो इसका सेटिंग टाइम ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर है तो इसका सेटिंग टाइम, हमजा इसका सेटलिंग टाइम कम होगा तो सिग्मा डी हाँ वन जी का ज़्यादा होगा। बिल्कुल, वो उन्होंने सही कहा था, जो रोल नंबर 18 ने कहा था वो सही कहा था उन्होंने। अब along दिस लाइन सिग्मा की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये वर्टिकल लाइन में, जो वर्टिकल लाइन में शो यहाँ पे जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस along दिस लाइन सिग्मा डी की 1 की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे ये वैल्यू कांस्टेंट है। दिस शोज के दिस मीन्स के सेटलिंग टाइम की वैल्यू along वर्टिकल लाइंस कांस्टेंट रहती है। अगर इस लाइन पे एक सेटलिंग टाइम है कांस्टेंट है, तो इस लाइन पे दूसरा सेटलिंग टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आई मीन फ्रॉम दिस discussion we can conclude that along vertical lines settling time remains constant and along horizontal lines peak time remains constant। ठीक है जी सर। मतलब एक टाइम पे कोई एक फैक्टर ही कांस्टेंट रह सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी जस्ट आप जनरल डिस्कशन को इससे रहने दें, बाकी बाद में बात करूंगा। अब अगर देखें कि अब रेडियल लाइंस को देखें, ये एक एंगल है θ1, ये दूसरा एंगल है θ2। सेम एंगल नहीं है कि सेम एंगल है? सर θ2 का नहीं सर। तो मैं आपको एक चीज बताई थी, जीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। यस सर। जी सर। तो किसका जीटा ज्यादा होगा, θ1 का और θ2 का? अब ये भी मैं पूछता हूँ, इसमें सब अगर मुझे ना फिर एक दफ़ा वो क्या कहते हैं इसको, 22 रोल नंबर। कासिम, आपका मुझे नाम भी याद हो गया है। अगर नहीं जवाब देते तो इनको निकालता हूँ लेक्चर से, और ये एब्सेंट है। अगर ये मैं अब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों को भी साथ। अच्छा नो, अच्छा नो नो, इधर ये ना जवाब ही दे दिया करे। ना आने में मेरी बात सुनिए। तो वो कोई बुजुर्ग आ जाते हैं तो उनको फिर मोबाइल छुपाना पड़ता है। मोबाइल छुपाना पड़ता है? क्या वो गलत काम कर रहे हैं मोबाइल पे? वो इमाम साहब कहते हैं ना, फतवा दे देते हैं बाद में। क्या बैठा है या मोबाइल चला रहा है, उनको क्या पता कि ऑनलाइन क्लासेस है। आप किधर बैठे हुए हैं इस वक्त? मस्जिद में।
इत्काफ बैठे हुए हैं। यस सर। तो आप बेशक लीव कर दें, मैं आपके प्रेजेंट लगा दूंगा, आप जो काम करें वो करें सही तरह। सर वो मैंने एक बात मेरे ज़हन में रखिए, ज़िंदगी में कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल हमेशा होना, हर बंदे को कुछ ना सारा तो 100% नहीं कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि कभी जो दिल किया उसको कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। जो काम करें उसे सही ईमानदारी से करें। यस सर। अब हर काम में डंडी तो ना मारें। तो सारी रात जागते हैं ना, तो सुबह टाइम फिर क्लास का टाइम तो निकालना पड़ता है। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, आप बेशक क्विट कर दें, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। एक बात, मेरी बात और सुनते जाएं, एक बात और सुनते जाएं। इस इत्काफ से ये फ़ायदा ज़रूर उठा के आइएगा कि जो आपने काम किया ना पहले, कुछ अर्सा पहले, वो काम दोबारा ज़िंदगी में ना करें दोबारा। इंशाल्लाह सर। जी, इंशाल्लाह सर। मेरी बात समझ गए ना आप? समझ रहा हूँ सर। हाँ जी, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप जाएं। अब कोई और बंदा जवाब दे जी, वो तो चले गए। ये 20 रोल नंबर आप बताएं, आप नज़दीक हैं उसके। जी सर। मैं कुछ पूछा था। यस जीटा सर, शो हो रहा है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो दोनों सेम रहेंगे। नहीं, यानी मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ θ1 का जीटा ज़्यादा होगा या θ2 का जीटा ज़्यादा होगा? किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जीटा की? सर सेम नहीं रहेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। कोई और बंदा अक्लमंद, सबसे क्लास में सबसे ज़्यादा लाइक कौन है इस पूरी क्लास में? हैंड रेज में आपका जवाब देता हूँ, आप मुझसे पूछने लग पड़े क्वेश्चन, मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले मुझे क्लास में सबसे लाइक कौन है? सर ये कोई एक उसने बंदा बता। सर उसने आपकी बात का जवाब दिया ने मुझसे, सब क्लास में लाइक कौन है, उसने हाँ था, मैं हूँ लाइक 004 में। अच्छा चले, आप बताएं क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? सर मैं वैसे आंसर कर रहा था, तलहा सर। तलहा, अच्छा आप बताएं जीटा तलहा। की। हाँ जी, जीटा की वैल्यू आप आंसर करना चाह रहे थे? जी सर। चलिए यार, आप भी कर दें, किसी और ने नहीं हिम्मत करनी। सर कास जो है वो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे जाके 0 हो जाता है, यानी कि जो जो एंगल बढ़ेगा इसकी वैल्यू कम होगी। दैट मीन्स कि जीटा की वैल्यू भी कम होगी। हाँ जी, बिल्कुल θ1 वेरी गुड। सर ज़्यादा होगा, θ1। तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, θ1 ज़्यादा होगा। ζ1 ज़्यादा होगा। एंगल ये जितना अब ज़्यादा होगा। यहाँ पे गलत हो गया। अब मैं किसी और से पूछूं 28 रोल नंबर, आप बताइएगा ये क्या कह रहे हैं, गलत क्या गया? पहले उन्होंने सही कह रहे थे, बाद में गलत हो गया बात। 28 सर इससे पहले मैंने भी यही सोचा था कि जो कॉस की जो वैल्यू है 0 पे मैक्सिमम होती है, तो इसलिए θ1 θ2 यानी कि ζ1 ζ2 से मैक्सिमम होगा। यानी जितना एंगल बढ़ेगा जीटा की वैल्यू कम होगी। कम होगी। तो इससे आप ये इन्फर कर रहे हैं कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी जीटा। सर जो रिलेशन लिखा है उससे तो मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए मैथमेटिकली आप यहाँ पे कंक्लूड उस तरह नहीं कर सकते कि वो जिस तरह इक्वालिटी की में आपने पहले कर लिया था, जो पिछली सेक्शन और पीक टाइम की केसेस में था, कि आप डायरेक्टली उसको हम प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी को रिप्लेस करके प्रोपोर्शनलिटी से कर दिया था। यहाँ पे कोसाइन की वजह से ये इन्वर्स है। अगर यहाँ पे साइन होता तो ये प्रोपोर्शनल हो जाना था, कोसाइन होने की वजह से ये इन्वर्स है। वो बात सही है जो पहले उन्होंने तलहा ने भी की और जो दूसरों ने भी सेकंड की उनकी बात को। कोसाइन नियर जीरो एंगल या नियर टू द 0 डिग्री विल बी मैक्सिमम वैल्यू उसकी आएगी, तो जीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे कोसाइन की वैल्यू कम होगी, और विच मीन्स कि एंगल जीटा की वैल्यू कम होगी। तो इससे आप ये इन्फर एक चीज़ कर सकते हैं कि जीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एंगल। सबको समझ आ गया है? वरना मैं फिर पूछूंगा, किसी को मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। ये काइंडली एक बात मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको समझ ना आए पूछिए लाजमी करें। मैं आपको कोई
इज्जत की लगे हुए कुतबे लगे हुए जो मैं गिरा रहा हूँ, जो मैं आपसे कह के आपने गलत कहा या सही कहा। सीखना सिखाने में यही होता है, कभी मैं गलत कह दूंगा, कभी आप सही कह देंगे, तो मिलजुल के ही होता है सारा कुछ। आप इसको बुरा ना बनाया करें, क्वेश्चन हमेशा पूछे रहा करें। और आई ऑलवेज आई मीन वेलकम कि आप, अच्छा लगता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछें, इससे ये पता लगता है कि आप पार्टिसिपेट करें, समझना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल डेड बैठे रहेंगे, साइलेंट बैठे रहेंगे, तो ये लगेगा कि आपको या तो समझ बिल्कुल आ गई है, और या फिर आप पूछना नहीं चाहते, समझना नहीं चाह रहे। इसकी समझ आ गई है वैसे, ये जो मैं अभी बात की थी जीटा और कोसाइन थीटा की? यस सर। यस सर, आ गई है। जी सर। सबको आ गई समझ? मैं पूछने लगा हूँ, फिर ये ना कहिएगा बाद में सर मुझे बता दें। बता दीजिएगा सर, जी फिर बता दीजिए। सोलर रूम, ऑनेस्ट, वेरी गुड, आपने अच्छा किया दोबारा पूछा। और कोई, मैं पिछले बाकियों को तो एक दो चेक कर लूँ ना, वो कोई हो शायद और भी हो जो कह रहे हैं, और कोई जिसको समझ ना आई हो। सर ये तो रैंडम वैल्यू पुट करके ही पता चल सकता है। वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, पुट करने की जी जरूरत ही सर। नहीं है। वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी आप उसको, इंट्यूशन मींस के आप इंट्यूटिवली या लॉजिकली उसको आप एक्सक्लूड तो कर सकते हैं ना उससे जी सर। इंफॉर्मेशन। इसमें कोई वैल्यू पुट करके, वो तो वैसे आप अगर कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो हमारी असेसमेंट है वो सही है या गलत है, तो उसको आप चेक कर लें, चेकिंग की जा सकती है, लेकिन कंक्लूड करने जी की सर, जरूरत चेकिंग। नहीं है। अच्छा बरल मैं ना, चले बाकी मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई है। चलें ठीक है, 2 मिनट सबर कर लें, देख लेता हूँ अभी। जो इन्होंने क्वेश्चन किया मैं उसको रिपीट करता हूँ। देखिए, कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीटा, तो एंगल की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो कोसाइन 0 पे 1 आता है, तो विच मीन जीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है और जीटा मिनिमम 0 हो सकता है। 0 और 1 के दरमियान जीटा की वैल्यू रेंज करती है, ठीक है? यस सर। मैक्सिमम जीटा की वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है? जी सर, यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे आ रही है, और अगर आप एंगल इंक्रीज करेंगे तो कोसाइन की वैल्यू 1 से लेस होनी शुरू हो जाएगी, कोसाइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप मैक्सिमम लेके जाएंगे 90 डिग्री पे, हमजा मैं आपकी बात जवाब देता हूँ, 1 मिनट सो करिएगा, तो उस वक्त 0 हो जाएगा। तो विच मीन्स एंगल एंड जीटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, अब हमजा आप बोलें, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, समझ आ गई है। चलिए ठीक है। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई है, तो अलॉन्ग रेडियल लाइंस जीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कि चेंज होगी? चेंज हो गया। चेंज होगी सर। अलॉन्ग रेडियल लाइंस जीटा की वैल्यू चेंज होगी, कांस्टेंट रहेगी? अब मुझे एक मिनट पूछने दें, 2 बंदों ने वैसे खुद ही जवाब दे दिया, लेकिन कोई और कोई खुद बताना चाहे? सर चेंज नहीं होगी, लाइंस के हिसाब से चेंज होगी। नहीं, अलॉन्ग रेडियल लाइन जब मैं कहता हूँ तो 1 रेडियल लाइन कोई एक सिलेक्ट कर लें, और उस रेडियल लाइन के अलॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं सर, मल्टीपल वो रेडियल लाइंस कांस्टेंट की है। बात नहीं कर रहा। अलॉन्ग रेडियल लाइन जीटा की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर कांस्टेंट है। अब 2 आंसर आ गए, यानी एक कह रहे हैं चेंज होगी, एक कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगी। अब फैसला कौन करेगा? पहले भी मैं 0-1 से फैसला करवाने की कोशिश की थी, आप भी 0-1 आप भी फैसला करें। रोल नंबर 01। जी सर। अलॉन्ग रेडियल लाइन जीटा की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? सर कांस्टेंट रहेगी। क्यों? सर मुझे ये लग रहा है, बाकी मुझे क्या पता। सर कांस्टेंट रहेगी। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए, अलॉन्ग रेडियल लाइन कांस्टेंट रहेगी। चलिए आप बता दें क्यों, तो मैं बात करने लगा था, फिर मैं रुक गया, बाद में करता हूँ। एंगल तो सेम ही रहेगा ना, रेडियल लाइन का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी भी रेडियल लाइन में आप एंगल वो कांस्टेंट रहता है, आप जितनी मर्जी इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, जहाँ तक मर्जी ले जाएं इसको, क्या एंगल चेंज हो जाएगा? नो सर।
नो सर। तो फिर किस तरह अलोंग रेडियल लाइन, जब एंगल चेंज नहीं हुआ तो जीटा किस तरह चेंज होगा? आप क्या जी आपकी तला आवाज नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। सर अगर आप पॉइंट रेडियल लाइन पे किसी भी जगह लेते हैं तो फिर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बनता है फिर उस पॉइंट के हिसाब से बनता है, तो उस हिसाब से जो थीटा वो सेम रहता है। यार ये बात जनरल अंडरस्टैंडिंग है सर कि जो एंगल है, एंगल अगर लेट्स सपोज रेडियल आप इस लाइन एंगल जिधर को मर्जी ले ले लें, जाए एंगल तो सेम रहेगा। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, जब एंगल सेम रहेगा इस रेडियल लाइन का एंगल सेम रहेगा। सेम रहेगा तो इस सेम रेडियल लाइन पे जीटा भी सेम ही रहेगा। जी सर। सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मैं कह रहा था कि हम इसमें आपकी क्वेश्चन को इस तरह समझें कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेडियली वेरी करेगी कि नहीं, यानी कि जब लाइन जो है उसका एंगल चेंज हो जाएगा, लाइन 2 हो जाएंगी 3 हो जाएंगी तो फिर नहीं तो नहीं एंगल नहीं उनका चेंज नहीं नहीं, मैं वर्ड्स को बड़े सिलेक्टिवली बोल रहा हूँ। पहले भी मैं यही बोला, along horizontal line, along vertical line, along radial line, which means along one particular, कोई भी आप इनमें से ले लें, यहाँ पे 2 प्लॉट किए कोई भी हो रेडियल लाइन, along that particular radial line, जिस तरह along vertical और horizontal lines की बात की थी मैंने। जी सर पर्टिकुलर लाइन along means along this line, अगर आप कोई भी रेडियल लाइन लेते हैं तो along that line, particular line। लेकिन along ये नहीं है, दोनों ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं। मैं जब कह रहा हूँ along रेडियल लाइन विच मीन्स कि कोई भी एक लाइन ले लें उसके along। अब along ए रेडियल लाइन जीटा कांस्टेंट रहेगा, जी सर। ठीक है ना, क्योंकि एंगल कांस्टेंट रहेगा। अगर जीटा कांस्टेंट रहेगा तो परसेंटेज ओवरशूट भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि परसेंटेज ओवरशूट का फार्मूला जो है वो प्योरली जीटा बेस्ड है, ये वाला फार्मूला। इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, बाकी कांस्टेंट है पाई, और जीटा की रिलेशनशिप है बाकी। सही है जी। यस सर। यानी इससे आप ये इन्फर कर सकते हैं कि परसेंटेज ओवरशूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीटा। ठीक है। यस सर। अगर ये जीटा कांस्टेंट है तो परसेंटेज, चलिए ये रिलेशनशिप ना लिखें इस तरह भी, लेकिन मेन जो बेसिक आइडिया ये है कि एलान, क्योंकि इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जीटा, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, तो अगर जीटा कांस्टेंट है तो ओवरशूट भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो एलांग रेडियल लाइंस परसेंटेज ओवरशूट कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। अब आज ये सारी बातें करने की असल जो लॉजिक है वो ये यहाँ पे है। अब ये अलोंग वर्टिकल लाइंस अगर आप पोल्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो इस, यानी आपने ये पोल एरोस नजर आ रहे हैं आपको, एक पोल सॉरी एक पोल 1 है, 2 है, 3 है, और इसी तरह 1 2 3। इन पोल्स की चेंज करने से मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा पर्टिकुलर लोगों से, फिर मुझे बताइएगा। ये जो पहली फिगर में पोल 1 2 है, इस पोल की लोकेशन चेंज करने से किस पैरामीटर पे इफेक्ट आएगा? कौन सा पैरामीटर चले फिक्स रहेगा और कौन सा पैरामीटर चेंज होगा? चले आप सिर्फ ये बता दें फिक्स कौन सा रहेगा। सेटलिंग टाइम का। कोई और? मुझे समझ नहीं आया, आपकी आवाज़ ब्रेक हो जाती है शायद, मुझे समझ नहीं आती है आपकी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम है। चलो आपकी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई। रोल नंबर 19 आप बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जो पोल 1 2 शो किए हुए ना ये वर्टिकल
आपको कॉम्प्लेक्स पोल एरो नज़र आ रहा है, वर्टिकली गोइंग अपवर्ड और गोइंग डाउनवर्ड। जो ऊपर वाले पोल्स हैं 3, इनमें से ये तीनों पोल चेंज करने से, पोल लोकेशन चेंज करने से कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा? सर सॉरी नहीं पता। रोल नंबर 8। यस सर। सर सेटलिंग टाइम में, और क्योंकि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग है जो सेटलिंग टाइम कांस्टेंट रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये बात मैं अभी बता के आया था कि अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस सेटलिंग टाइम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जीटा किसकी वैल्यू कांस्टेंट किसकी है? अब ये कोई और बताएगा। अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस नहीं गए हुए कहीं पे सर अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। हाँ चलें, आप भी बता दें 10 रोल नंबर, आप भी बता दें। आप बता दें किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस? जी वर्टिकल एक्सिस हमारे पास सर वो हॉरिजॉन्टल पीक रहती है और वर्टिकल सर रहती है। सर क्या नाम था सर उसका? सेटलिंग टाइम। वो सही कह रहे हैं, सेटलिंग टाइम बाकी दोनों सही कह रहे हैं। सेकंड मैं आपसे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए काइंडली। मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, सेटलिंग टाइम तो कांस्टेंट है ही है, वो बात मैं उनकी मान गया हूँ जो दूसरे ने बताया। मुझे ये बताएं कि पैरामीटर कौन सा कांस्टेंट है जिसकी वजह से सेटलिंग टाइम कांस्टेंट हुआ है? यार 2 पैरामीटर बता दें, मैं उनमें से एक सेलेक्ट करूंगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। 2 पैरामीटर बता दूं फिर उसमें से आप एक सिलेक्ट करेंगे? ये तो यस नो वाली बात हो गई ना। सर वो लफ्ज नहीं याद आ रहा तो रोल नंबर 02, ये 18802 18802। ये बस मेरे ख्याल में ऑन ही रहते हैं हमेशा, और वैसे होती कोई नहीं प्रॉब्लम। 03 आप 888। हाँ जी, आप बोलें। 12 आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिग्मा डी सर। हाँ जी, सिग्मा डी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिग्मा डी। यार अभी बातें मैं बता के भी आया हूँ, या तो कि मैं कोई महीना पहले आपको पढ़ाया या लास्ट लेक्चर में बताया हो, अभी बता भी रहा हूँ, फिर आप लोग इतने अनजान और इतने यानी एब्सेंट माइंडेड यार रहे वो हैं। पता तो सर नहीं एब्सेंट माइंड सर उस वक्त पता था, अभी भी वो लफ्ज मुझे याद नहीं था आ रहा, बाकी मुझे ये पता था कि क्या आप ये कह देते हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरह कह देते ना, अगर आप प्रॉपर नाम लेते, ये एटलीस्ट कुछ उसको रिलेट तो करते ना किसी डायरेक्शन से। यानी आप कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ जी, अब ये रोल नंबर किसने हैंड रेज किया? हाँ जी 03, अब आप बताइए। सर आपने मेरा रोल कॉल किया, इसलिए पूछ रहा था कि मेरा भी बताना लाजमी है। नहीं, अब आप जवाब आ गया, बताना क्या? आप मुझे एक और चीज़ बता दें, अभी रहिएगा, आ नहीं रहिएगा, हैंड आपका मैं लोअर करने लगूँ, लेकिन आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि जो सेकंड केस शो किया हुआ है जिसमें ये 1 2 पोल लिखे हुए हैं, ये वाले और ये, इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? 03 18803। सर क्या आप पूछ रहे हैं? ये जो मैं सेकंड फिगर में एनसर्कल किया है 2 पोल्स को, इसमें इन दोनों पोल्स की वैल्यू चेंज होने से क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा? अच्छा कौन चले, सी की बात कर, इस पे 2 वेव नजर आ रही है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। ये 2 पोल है ना, एक पोल ये है और एक पोल ये है। इन दोनों पोलों, 2 पोल डिफरेंट पोल्स हैं, इन पे कौन सा कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा? जल्दी बता, नहीं पता ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर मेरी बात आ रही है आपको?
हाँ जी आ रही है। पीक टाइम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पीक टाइम कांस्टेंट रहता है। जो भी फ्रीक्वेंसी बताई गई है वो सेम ऊपर, तो अगर हम पीक टाइम along horizontal पोल चेंज जो लोकेशन चेंज उस पर पीक टाइम कांस्टेंट रहेगा। अब इनको इससे रिलेट करें, देखें जब पोल 1 था, पोल 1 की एक्सपोन जो है ना डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो सबसे कम है, ठीक है। तो दिस मीन्स इसका डैम्प्ड, क्योंकि ये वर्टिकल वैल्यू है ना इसकी, तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ऑसिलेशन है वो इसकी सबसे कम है और 2 की ज़्यादा है और 3 की और ज़्यादा है। तो 1 की ऑसिलेशन कम होगी, ठीक है, 2 की ऑसिलेशन ज़्यादा होगी और 3 की ऑसिलेशन उससे भी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। लेकिन जो इसका सेटलिंग टाइम है, कब ये जाके विद इन 2% मार्जिन में चला जाएगा, वो बेस करता है। देखें जिसका पोल लोकेशन कांस्टेंट है तो सबका ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे जाके सेटलिंग टाइम यानी सबका सेम है क्योंकि लॉन्ग सेम लाइन है। तो 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के साथ लेकिन लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस लाइन मूव करें तो इसलिए इनका जो सेटलिंग टाइम है वो सिमिलर है। ये जो एनवलप शो किया हुआ ना वो सिमिलरली सेटल डाउन हो रहे हैं ये तीनों एनवलप्स। और अगर आप सेकंड फिगर को देखें, इसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मूव करें तो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो रही है, लेकिन पीक टाइम कांस्टेंट है इसका, ठीक है। तो पहली पीक जिस टाइम पे 1 की आई उसी टाइम पे पीक 2 की भी आई है, लेकिन क्योंकि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो जब डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी 2 की इंक्रीज होगी तो वो जल्दी डिके कर जाएगा, यानी जल्दी सेटल हो, यानी जल्दी वो उसकी ये पीक्स रिमूव हो जाएंगी। लेकिन 1 के अंदर ये ऑसिलेशन रहेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड, लेकिन पीक टाइम दोनों के सेम टाइम पे आएंगे। ये मेरी बात समझ आई है? सर पीक टाइम की नहीं समझ नहीं आई। देखें पीक 2 की पीक ये है ना पोल 2 की, और इसकी पीक ये है लास्ट जी जी सर बताएं। पोल 1 की पीक ये है और पोल 2 की पीक ये है, दोनों का टाइम पीरियड सेम नहीं है। हमजा बोले नहीं सेम है कि नहीं सेम? समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। यार पीक किसको कहते हैं? आपको पीक की नहीं समझ आती? पीक टाइम किसको कहते हैं? कल आपको मैंने बताया था पीक टाइम किसको कहते हैं। सर राइज टाइम से तो ज्यादा होता है ना, उसको पीक टाइम कहते हैं। जो हाईएस्ट पीक आती है ऑसिलेशन के अंदर, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड और स्टार्ट से यानी स्टार्ट ऑफ दिस रिस्पांस से लेके हाईएस्ट एम्पलीट्यूड तक के टाइम को हम कहते हैं पीक टाइम। जी सर ठीक है। तो पोल 1 का पीक टाइम भी, और ये एम्पलीट्यूड को छोड़े, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है दोनों के, लेकिन पीक टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सेम है सर। वो सर कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। आप कंफ्यूजन किस बात की है? वो एम्पलीट्यूड की कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। नहीं एम्पलीट्यूड ना देखे ना आप यार, एक्सिस को पढ़ा करेंगे, एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, टाइम इधर है और ये वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है। हम एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम टाइम की बात करें कि पीक टाइम सेम है। हाँ जी जी सर ठीक। लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और सेकेंडली ये जल्दी जो पोल 2 है इसका रिस्पांस जल्दी सेटल हो गया है, यानी जल्दी डैम्प्ड आउट हो गई जो ऑसिलेशन है इसकी, ठीक है ना। उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये जल्दी डैम्प्ड आउट हो गई है ऑसिलेशन। लेकिन जिसकी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी कम है
वो ज़्यादा टाइम बाद सेटल होगी। जी सर। इसकी समझ आएगी सबको? और सर जो डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी जो है वो हॉरिजॉन्टल के क्रॉस जो है कांस्टेंट रहती है, इसका भी बता दें। हॉरिजॉन्टल के क्रॉस कांस्टेंट नहीं रहती डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। मैंने कब कहा है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहती है, डैम्प्ड एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहती। सही, ठीक है सर। अच्छा, अब अगर अलॉन्ग रेडियल लाइंस देखें तो पोल्स की अलॉन्ग रेडियली देखें तो जीटा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब रेडियली मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस पे चेंज आएगी, विच मीन्स कि इसका पीक टाइम भी चेंज होगा, सेटलिंग टाइम भी चेंज होगा, लेकिन जो परसेंटेज ओवरशूट है वो सेम रहेगी क्योंकि जीटा सेम है। तो यानी इनकी पीक्स का एम्पलीट्यूड तीनों का सेम रहेगा क्योंकि अलॉन्ग रेडियल डिस्टेंस जीटा कांस्टेंट है। जब जीटा कांस्टेंट है तो परसेंटेज ओवरशूट कांस्टेंट है, अगर परसेंटेज ओवरशूट कांस्टेंट है तो एम्पलीट्यूड ऑफ पीक कांस्टेंट है। ये मेरी बात समझ आई है? नहीं सर, दोबारा बताएं इसका। देखिए, अलॉन्ग रेडियल लाइन पोल की वैल्यू चेंज की है तो इस अलॉन्ग रेडियल लाइन जीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना? जी सर। क्यों कांस्टेंट रहेगी? सर थीटा सेम रहेगा ना? हाँ, थीटा सेम रहेगा इसलिए जीटा सेम रहेगा। अगर जीटा सेम है तो जीटा किस क्वांटिटी को इफेक्ट करता है? जीटा की चेंज होने से किस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? परसेंटेज ओवरशूट। मैं अभी आपको बताया परसेंटेज है। ओवरशूट। हाँ जी, परसेंटेज ओवरशूट से मुराद क्या होता है कि पीक की एम्पलीट्यूड कितनी आई है। जितनी पीक की एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगी उतनी ओवरशूट ज़्यादा है, और जितनी पीक की एम्पलीट्यूड कम है उतनी ओवरशूट कम है। सही है? हाँ जी सर। तो तीनों पोल्स की परसेंटेज ओवरशूट कांस्टेंट है यानी सेम है, तो दैट मीन्स कि उसकी पीक एम्पलीट्यूड भी सेम आएगी। ये देखें, तीनों की पीक एम्पलीट्यूड सेम है क्योंकि ओवरशूट कांस्टेंट है, लेकिन बाकी इसके पैरामीटर सेटलिंग टाइम और पीक टाइम वो तो सारे चेंज हैं। यस सर। ये समझ आई है? यस सर। मुझे पता क्यों फील हो रहा है कि आप लोग बता नहीं रहे मुझे, और समझ किसी को नहीं ये आती जो तो अभी बोलते ही नहीं। थर्ड ग्राफ आया इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दें बस। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए, अलॉन्ग रेडियल लाइन, मेरी बात समझ आ रही है ना? अलॉन्ग रेडियल लाइन मीन्स जो रेडियली आप मूव कर रहे हैं, यानी ये रेडियल लाइन, जी सर। जी सर। इसके अलॉन्ग पोल की लोकेशन चेंज कर रहे हैं आप 1 2 3, तो अलॉन्ग रेडियल लाइन जीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह यह है कि हर पोल की का एंगल कांस्टेंट है, और अगर एंगल कांस्टेंट है यस सर। अगर एंगल कांस्टेंट है तो विच मीन जीटा कांस्टेंट है इसके साथ, और जीटा कांस्टेंट होने की वजह से जो परसेंटेज ओवरशूट है वो भी कांस्टेंट रहता है। इन तीनों के लिए परसेंटेज ओवरशूट कांस्टेंट रहेगा। जी सर। जी सर। ठीक है, और परसेंटेज ओवरशूट कांस्टेंट होने से मुराद ये है कि पीक वैल्यूज सब की सिमिलर होंगी, सेम वैल्यू होगी पीक की। इसकी समझ आ गई? यस सर। जी सर। किसी को अभी भी कोई एम्बिग्यूटी हो मुझसे पूछ ले, मैं फिर आगे जाऊंगा यार। काइंडली मुझे बताया करें साथ साथ, अगर नहीं समझ आई तो मैं आगे जाने लगूँ। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल है ये वाली, मैं नोट पैड पे करता हूँ इसको।
जो फिगर गिवन है मैं फिगर को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहीं पे, एक सेकेंड। आपको शो हो रहा है स्लाइड नोट पैड? जी सर। जी सर नोट पर शो हो रहा है। शो हो रहा है सर। ये आपको इमेज नजर आ रहा है, फिगर नजर आ रही है? थोड़ा जूम कर लीजिए। जी सर, बहुत छोटी और ब्लर। अब सही नहीं कि इसको इनलार्ज करूं? ठीक है सर, ठीक है सर, इसे बड़ा करें। मुझे दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा। मेरे हाल में इससे काम चलाया जा सकता है। अभी देखें मैं वो ब्लर हो गई है, जब भी सेव करता हूँ ये ब्लर हो जाती है, पता नहीं क्यों। ये तो कल की तरह जरूरत नहीं होगी। हाँ जी, एक सेकेंड ना, मुझे इसको चेक करने दें। क्या मसला है इसका? अब ठीक है? जी सर। यस सर, अब ठीक हो गया। अब ये एक पोल दो गिवन है, उनकी वैल्यूज गिवन है, तो इससे वो कह रहा है कि जीटा निकालें, ओमेगा एन निकालें, परसेंटेज ऑफ शू निकालें, सेटिंग टाइम निकालें। ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको आपके पास ओमेगा डी की वैल्यू गिवन है, ओमेगा डी 7 है और सिग्मा डी की वैल्यू गिवन है। अब इनको यूज़ करें और बाकी सारी वैल्यूज़ कंप्यूट करना मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं। जो मैंने फार्मूलाज आपको बताए नहीं अभी, जो परसेंटेज ओवरशूट के और सेटिंग टाइम के और उनके, ठीक है, वो कर लें। और जो अगर आपने इसका थीटा कंप्यूट करना है, थीटा के लिए क्योंकि हमें जीटा चाहिए, जीटा थीटा पे बेस करता है, और थीटा आप इस तरह भी कंप्यूट कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लें,
एम्पलीट्यूड जो इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो थीटा आ जाता है और इससे आप कंप्यूट कर सकते हैं जीटा इज इक्वल टू तो वो इस कोसाइन इसकी वैल्यू लें तो जीटा आ जाता है आपके पास 0.394। बाकी इस तरीके से आप बाकी फार्मूला में रखें और इसको कर लें ड्राइव, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये आसान है क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, वो जो थोड़ा डिज़ाइन रेलेवेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जो फार्मूलाज गिवन है बस वो फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं, बाकी इसमें वो कोई नई चीज़ नहीं है। मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ मैं। नेक्स्ट एक डिज़ाइन एग्जांपल है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद आप टाइम खत्म हो जाना है। ये क्वेश्चन है, गिवन सिस्टम शोन इन, ये जो सिस्टम गिवन है इसमें फाइंड जे एंड डी, वैल्यू ऑफ जे एंड डी टू यील्ड 20% ओवरशूट एंड सेटिंग टाइम ऑफ 2 सेकंड फॉर स्टेप इनपुट टास्क, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो जो क्वेश्चन है कि जे और डी की यानी डैम्पर की वैल्यू और इनर्शिया की वैल्यू कंप्यूट करें, और जो उसने स्पेसिफिकेशन गिवन है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन 20% ओवरशूट अलाउ है और सेटलिंग टाइम 2 सेकंड है, ठीक है। जी सर। इसकी इक्वेशन लिखे, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ अब। तो इक्वेशन इसकी आ जाएगी जे, डायरेक्टली लैप्लास डोमेन में, क्योंकि ये इनर्शिया है तो एस स्क्वायर्ड थीटा एस जे स्क्वायर्ड, ये इसको एस को बाद पहले लिख दूँ, सॉरी, एस स्क्वायर्ड जे थीटा एस प्लस के थीटा एस प्लस एस डी थीटा एस
इज इक्वल टू टाक अप्लाई टाक टीएस। ठीक है, सर। अब इसमें से थीटा, इस इक्वेशन में से थीटा कॉमन ले लें, एस स्क्वायर जे प्लस के प्लस एस डी, या अरेंज इसको करके लिख देता हूँ। जे एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल नहीं, पहले इसके साथ आ जाएगा थीटा एस, थीटा कॉमन आएगा। हाँ जी, इज इक्वल टू टी एस। अब इससे जो आगे पास रिलेशनशिप आ जाएगी वो आ जाएगी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 1 जे एस स्क्वायर प्लस टी एस प्लस के। अब इसको मैं असल में सेकंड ऑर्डर सिस्टम की फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। इसको जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है ओमेगा एन स्क्वायर्ड एस स्क्वायर्ड प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस एस ओमेगा एन स्क्वायर्ड। अब यहाँ पे एस स्क्वायर्ड आता है, यहाँ पे जे आ रहा है, इस जे को डिवाइड करें यहाँ पे, यानी पूरी इक्वेशन पे। तो जब आप डिवाइड करेंगे जे को नीचे, तो ऊपर भी जे के साथ डिवाइड कर दें, यहाँ पे जे से डिवाइड करें एस्केड आ जाएगा, और यहाँ पे डी ओवर जे आ जाएगा एस, और ये आ जाएगा के ओवर जे। इसकी समझ आई है? यस सर। यस सर। सर ये कंपेयर करने के लिए ऐसा किया। हाँ जी, बिल्कुल, उसको सेकंड ऑर्डर सिस्टम की फॉर्म में लाने के लिए ताकि कंपेयर कर सकें हम उसको। अब जब ये आपने कर लिया, अब इसको कंपेयर करें जो आपके सामने में फॉर्मुलेशन दी हुई है। इसमें देखें तो 2 जीटा ओमेगा एन, या सिंपल ओमेगा एन स्क्वायर्ड, ओमेगा एन स्क्वायर्ड ये वाला है, तो ओमेगा एन स्क्वायर्ड इज इक्वल टू के ओवर जे, विच मीन्स ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ओवर जे। यस सर। ठीक है, और ये हमने पहली टर्म को रिलेट किया और ओमेगा एन की वैल्यू कंप्यूट होगी। अब दूसरी टर्म को लेकर 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू डी ओवर जे था, और इससे अगर आप टू जीटा ओमेगा, ओमेगा एन की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन जीटा की वैल्यू नहीं है। अब हमें समहाउ जीटा को डिटरमिन करना पड़ेगा। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो पीक टाइम की गिवन है, 2 सेकंड पीक टाइम, लेकिन पीक सेकंड टाइम, सॉरी सेकंड टाइम 2 सेकंड, उसका फार्मूला है जी सेकंड टाइम सर। हाँ जी, सेकंड टाइम इसकी इक्वल है, तो सेकंड टाइम की वैल्यू गिवन 2 है, और 4 जीटा अननोन है। ओमेगा एन की वैल्यू हमने कंप्यूट की है, वो है ये होगा स्क्वायर रूट, या आप पूरा इस, क्योंकि हमने सिग्मा जरूरत नहीं इसको सेपरेट करने की, आप पूरे का पूरा इसको एज इट इज ले, और यानी इससे आप ये इंफर कर सकते हैं कि जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू
4/2 is equal to 2. This means कि zeta ओमेगा n 2 के इक्विवेलेंट है और ओमेगा n की वैल्यू ये है, ये नहीं, यहाँ पे आप इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, लेट्स सपोज, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब 2 को सब्स्टिट्यूट करें 1 में, और 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में तो आ जाएगा आपके पास जीटा ओमेगा पहले मैं लिख दूं 1 था ये वाला 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू d ओवर j। इस टर्म का हमने वैल्यू निकाली है, ये वाली टर्म की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो यानी 2 इंटू जी 2 इज इक्वल टू डी ओवर जे। ठीक है जी सर, यानी डी ओवर जे इज इक्वल टू 4 है। क्योंकि जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू 2 आया था, और अब इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जीटा इज इक्वल टू 2 ओवर ओमेगा n, और ओमेगा n की वैल्यू गिवन थी ये k ओवर j स्क्वायर रूट 2 ओवर सॉरी k ओवर j। इसकी समझ आ रही है? जी सर। जी सर। जी, अब बेसिकली है ये इस तरह ही फार्मूला ही, और मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, आसान ही है, बस उसको आपने रिप्लेस करना है और करना है। अब देखें, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं ना, इस तरह के स्प्लिट कर लें इसको, या इसको रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा जे ओवर के। सर की वैल्यूज नहीं आएंगी, वैल्यू को जो स्क्वायर रूट है ये नहीं माइनस होगा 1/2, ये -1/2 नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, मैं आपको बता रहा हूँ क्या किया है। किधर गया? ये ऊपर करिएगा, हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है अभी, हमने ऊपर से ऊपर करिएगा थोड़ा सा 4 ये डी ओवर जे है। ठीक है सर। अब जो अभी आप दूसरी बात कह रहे हैं ना कि रेसिप्रोकल होने से नेगेटिव आएगा, इसको इस तरह देखें 2 ओवर के स्क्वायर रूट ओवर जे स्क्वायर रूट, ये लिख सकते हैं ना, इसको स्प्लिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें स्क्वायर रूट को। ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है, यानी इसको ऊपर ले जाएं तो ये के नीचे रह जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई। असल में वैल्यूज निकालने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप से हम वैल्यूज निकालना ही चाह रहे हैं, जो हम यानी इससे एक टर्म जो हम फर्दर हमने एक्सट्रैक्ट किया वो ये कि जीटा इज इक्वल टू है 2 ओवर के की वैल्यू दी हुई है ना, के की वैल्यू नहीं गिवन, 5 गिवन है।
नहीं, के की गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, डी और जे अननोन है। तो सर जी फिर हम वो जो डी ओवर जे, ठीक है सर। नहीं कंप्यूट कर सकते क्योंकि के यहाँ पर के वैसे ही नहीं है, और जो लास्ट अभी आई है उसमें जे की वैल्यू अननोन है। अच्छा ये नहीं खत्म नहीं, मैं एक चीज़ और, गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन से जीटा की वैल्यू ये आ रही है, एक हमें और गिवन इंफॉर्मेशन थी कि 20% अवर शूट अलाउ है, तो यानी अवर शूट इज इक्वल टू होता है ई माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर्ड इंटू 100। अब यहाँ से हम अवर शूट की वैल्यू, जीटा की वैल्यू प्रिसाइसली कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अवर शूट हमें गिवन है 20%, ठीक है, और ये 100 इधर नीचे ले आए, 100 इज इक्वल टू ई माइनस जीटा पाई ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब दोनों साइड का नेचर लॉग लें, तो नेचर लॉग ऑफ 0.2 यानी ये डिवाइड कर दें, और यहाँ पे आपकी एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगी लॉग के साथ, तो रह जाएगा आपके पास माइनस जीटा पाई ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है जी सर। यस सर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, मैं सिंप्लीफाई डायरेक्टली लिखने लगा हूँ कि लॉग लें, लॉग की वैल्यू कंप्यूट करने के बाद इनको रीअरेंज करें, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, जीटा की वैल्यू अननोन है, तो इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो जीटा आ रहा है 0.458 आता है। ये अब मैं दरमियान वाले स्टेप को छोड़ने लगा हूँ। छोड़े पता क्या सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप्स हैं, यानी आप इसको अरेंज करें, लॉग की वैल्यू ले, इसको इधर ले जाएं, फिर इनको फर्दर स्क्वायर लेके मॉडिफाई करें और जीटा की वैल्यू कंप्यूट कर दें। सर जिस फार्मूले में वैल्यू पुट की है वो फार्मूला बस लिखते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ शूट का फार्मूला। नहीं, जीटा इज इक्वल टू उस तरह को क्या आएगा ना सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। इसका लॉग लेंगे, एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगी, ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट रह जाएगी जी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस पाई जीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सम 0.2 इनटू ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके स्क्वायर रूट को खत्म करने के दोनों साइडों को स्क्वायर ले और जीटा को अरेंज करके जीटा की वैल्यू कंप्यूट करें तो ये आ जाएगी। जी ठीक सर, ये ऊपर पुट कर देनी है जी, ये ऊपर पुट कर देंगे। हाँ जी, अब जीटा की वैल्यू आ गई है, जीटा की वैल्यू को इसमें रिप्लेस करें, के की वैल्यू आपको पता है, तो जे की वैल्यू आ जाएगी इससे। देखें के की वैल्यू पता है ना, इसमें के की वैल्यू पता है, जे की वैल्यू नहीं पता थी, जीटा भी अननोन था। अब जीटा भी हमने कंप्यूट कर लिया, जीटा को इसमें रिप्लेस करें तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। जे की वैल्यू आएगी, ठीक है जी, जे की वैल्यू आएगी सर। हाँ जी, जे की वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जे की वैल्यू को ऊपर रिलेशन में फिर सर जे की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू आ और डी और जे की रेशियो है 4 की इक्विवेलेंट, ये वाला जे की वैल्यू आ गई तो इधर से डी की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे। सही है सर। अब आपको इतना मुश्किल नहीं, बस यही एग्जांपल इस तरह ही है, बस खत्म हो गई यहाँ पे। यहाँ पे खत्म करता हूँ लेक्चर, बाकी फिर ये लेक्चर खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर फिर कंटिन्यू करूँगा, वो अगला लेक्चर शुरू करना है। ये लेक्चर खत्म हो गया यहाँ पे, अगला लेक्चर सर नेक्स्ट वीक तो लेक्चर नहीं होंगे मेरे ख्याल से, वेकेशन से
सर एस के साथ टर्म क्या होती है? दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई। सर एस के साथ टर्म 2 थीटा ओमेगा n होती है ना? किसके साथ टर्म? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। सर वो स्टैंडर्ड जो होता है फंक्शन, उसकी बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड, हाँ सेकंड ऑर्डर, हाँ जी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है उसके साथ जो डिनोमिनेटर में पॉलिनॉमियल होती है वो s स्क्वायर्ड प्लस 2 जीटा ओमेगा एन s प्लस ओमेगा n स्क्वायर्ड पॉलिनॉमियल है जो डिनोमिनेटर में। अच्छा सर, ये j की वैल्यू 0.2 आती है आपके पास? वो बुक से देख लीजिएगा यार, j की वैल्यू 0.26 आती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मैं जस्ट आइडिया आपको बता रहा, इसमें अगला जो चीज़ है को समझने समझाने वाली बातें नहीं, आसान सी चीज़ें, मैनिपुलेशन है, इधर से इक्वेशन से वैल्यू लें और दूसरी में रखें और कंप्यूट कर लें। यस सर। जी सर। अब नेक्स्ट डिस्कशन इंशाल्लाह करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक ये चैप्टर ख़त्म हो और फिर इस पे एक ट्यूटोरियल भी आपको हार्डवेयर का रेलिवेंट मैं बताऊंगा फिर कि आप आर्डिनो को लेके एक फिज़िकल सिस्टम के साथ लगाएंगे और उसका टाइम रिस्पांस, ये जो अभी हमने किया ना परसेंटेज ओवरशूट वगैरह वगैरह जितनी पैरामीटर ये मेजर करेंगे आप आर्डिनो के साथ, उसकी मैटलैब और आर्डिनो को यूज़ करते हुए। जी सर। अगर फिज़िकल क्लास होती तो फिर तो यहाँ पे आपने करना था। अब आप अगर आप अरेंज कर सकते हुए हार्डवेयर क्या करेंगे, एक आरसी सर्किट ले लेंगे, सिंपल रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट या इंडक्टर ले लें, 3 लेके उनका आप टाइम रिस्पांस एनालिसिस करेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीक में एक तो मैं ये क्लास एक लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये वाला चैप्टर जो लैब होगी उस लैब में वो ट्यूटोरियल आपको सिखाऊंगा आर्डिनो को आपने मैटलैब के साथ किस तरह यूज़ करना है। जी सर ठीक होगा। जी सर और ठीक। जो दूसरा जो लेक्चर होगा वो उसमें चला जाए। लैब कब होती है आपकी कंट्रोल की? आज के दिन ही होती है। चले ठीक है, मतलब ये कि उसमें मैं करवा दूंगा आपको वो वाला मैटलैब और आर्डिनो का ट्यूटोरियल करवा दूंगा और दूसरे नंबर पे अगला चैप्टर स्टेबिलिटी का शुरू कर दूंगा फिर मैं। सही है सर। चलिए ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज़। सॉरी अटेंडेंस यार, अटेंडेंस लेके दे दे मुझे, अटेंडेंस दे दे मुझे। चलें हमजा आप नोट कर लेके मुझे बता दीजिएगा। एक वो 024 की कोई रिलेटिव अंकल की डेथ हुई है, उनका मार्क कर दीजिएगा प्रेजेंट। बाकी देख के मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर ईद की वेकेशन होंगी हाँ जी, जो गवर्नमेंट की तरफ 8 से, बल्कि नेक्स्ट वीक लेक्चर पता नहीं आएगा ही नहीं, सॉरी, फिर वो मेकअप करने पड़ेंगे मुझे। चलिए अब फिर ईद के बाद ही होगा। जाएं सर जी फिर हम। हाँ जी जाएं। अल्लाह हाफिज़। मैं बंद करना, क्लोज करना सेशन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।